गजा में इसराइल और हमास के बीच खतरनाक जंग चल रही है। जब से इसराइल ने गजा पट्टी पर पूर्ण नियंत्रण का ऐलान किया है और उसके लिए सैन्य ऑपरेशन चला रहा है, तब से ये युद्ध और ज्यादा भीषण होता जा रहा है। इसी बीच इसराइल के सैन्य अभियान को गजा में एक बड़ा झटका लगा है। गजा के जितून इलाके में जमीनी ऑपरेशन के दौरान महज 4 घंटे की लड़ाई के बाद आईडीएफ को पीछे हटना पड़ा। इस संघर्ष में हमास ने गुरिल्ला रणनीति और नजदीकी लड़ाई का इस्तेमाल कर इस्राएली हेलीकॉप्टर, टैंकों और भारी गोलीबारी का मुकाबला किया, जिसके चलते इसराइल को पीछे हटना पड़ा। इस झड़प में 12 इस्राएली सैनिक हताहत हुए, जिनमें से एक की मौत हो गई है, जबकि 4 सैनिक लापता हैं। ये सैनिक हमास ने अगवा कर लिए हैं या फिर ये कहां गए हैं, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। बताया जा रहा है कि जितून इलाके में हमास की सैन्य शाखा अल कस्साम ब्रिगेड ने इस्राएली सेना पर एक बड़े पैमाने पर घात लगाकर हमला किया। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक अल कस्साम ब्रिगेड ने इस अभियान की तैयारी पहले से कर रखी थी। बताया जा रहा है कि हमास के लड़ाकों ने इलाके में बारूदी सुरंगें, आईडी और एंटी टैंक मिसाइलें पहले से ही तैनात कर दी थी। जैसे ही इस्राएली गश्ती दस्ते ने इलाके में प्रवेश किया, लड़ाकों ने उन पर अचानक हमला बोल दिया। हमले में इस्राएली सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। कई सैनिक इसमें घायल हो गए, जबकि कुछ सैनिकों को तुरंत हेलीकॉप्टर से अस्पताल पहुंचाया गया। इसी दौरान 4 सैनिकों के लापता होने की खबर है, जिन्हें हो सकता है कि अल कस्साम ब्रिगेड ने पकड़ लिया हो। हमले के तुरंत बाद इस्राएली सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया और सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। सेना ने जितून इलाके में हवाई हमले और तोपखाने की गोलीबारी भी की, ताकि हमास के लड़ाकों को बाहर निकाला जा सके। इस्राएली सेना के प्रवक्ता ने कहा कि हम किसी भी कीमत पर अपने सैनिकों को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। सैनिकों का लापता होना इसराइल के लिए एक बड़ी चुनौती मानी जा रही है। अतीत में हमास ने पकड़े गए इसराइली सैनिकों का इस्तेमाल कैदी अदला बदली के सौदे के लिए पहले भी किया है। सबसे बड़ा उदाहरण 2006 में पकड़े गए इसराइली सैनिक गिलाद शलीत का है, जिन्हें 5 साल के बाद एक बड़े समझौते के तहत रिहा कर दिया गया था। जानकार मानते हैं कि मौजूदा हालात में अगर हमास के पास वास्तव में इसराइली सैनिक बंदी हैं, तो आने वाले हफ्तों में ये मुद्दा राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर बेहद संवेदनशील हो सकता है। दूसरी ओर इसराइल के लिए एक बड़ी चिंता का विषय ये भी है कि उसके सैनिक गजा में जंग के मोर्चे पर नहीं जाना चाहते। अगस्त 2025 में इस्राएली सुरक्षा कैबिनेट ने गजा सिटी पर पूर्ण कब्जे की योजना को मंजूरी दी, जिसके लिए 60,000 अतिरिक्त रिजर्व सैनिकों को बुलाने और 20,000 सैनिकों की सेवा अवधि बढ़ाने का फैसला लिया गया। हालांकि ये योजना रिजर्व बलों की भारी कमी के कारण जटिल हो गई है। आईडीएफ ने शुरू में 3 लाख से ज्यादा रिजर्विस्ट को बुलाया था, लेकिन अब टर्नआउट 40 से 50% तक गिर गया है। रिपोर्ट के मुताबिक एक 100 सैनिकों वाली कंपनी का आकार घटकर महज 60 रह गया है। सैनिक थकावट, आर्थिक कठिनाइयों, पारिवारिक जिम्मेदारियों और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। कुछ सैनिकों ने वैचारिक आधार पर गजा में सेवा करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनका मानना है कि युद्ध अपने मूल उद्देश्य यानी बंधकों की रिहाई और हमास के विनाश से भटक गया है। यानी इसराइल के लिए मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। जंग के लंबे खींचे जाने से इसराइल की आवाम गुस्से में है और लाखों लोग देश में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार पर भारी दबाव बनता जा रहा है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को ब्रिटेन की तरफ से दूसरा बड़ा झटका लगा है। पहले तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा कर डाली थी, जिससे इसराइल नाराज हो चुका था। और अब ब्रिटेन ने साफ कर दिया कि लंदन में होने वाले दुनिया के सबसे बड़े रक्षा सम्मेलन डिफेंस एंड सिक्योरिटी इक्विपमेंट इंटरनेशनल में इसराइली सरकारी अधिकारियों का प्रवेश वर्जित हो जाएगा। ये दोनों फैसले एक साथ मिलकर इस बात का संकेत देने लगे कि यूनाइटेड किंगडम अब गजा युद्ध को लेकर इसराइल की नीतियों से दूरी बनाना चाहता है। ब्रिटिश सरकार का कहना है कि गाजा में लगातार जारी सैन्य अभियान मानवीय संकट को और गहरा कर रही है और इस कारण अब जरूरी है कि इसराइल युद्ध को रोके, बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करे और गाजा के लोगों तक मानवीय मदद बिना रुकावट के पहुंचाई जाए। लंदन में होने वाले DSEI सम्मेलन वैसे तो दुनिया की सबसे बड़ी रक्षा और हथियारों की प्रदर्शनी मानी जाती है। हर 2 साल में होने वाला यह आयोजन न केवल देशों के बीच रक्षा सौदों का मंच बनता है, बल्कि रक्षा उद्योग की ताकत का भी प्रदर्शन करता है। इस बार सम्मेलन के आयोजकों ने
इस्राएली कंपनियों को तो प्रदर्शनी में भाग लेने की छूट दी है, लेकिन सरकारी प्रतिनिधियों के लिए दरवाजे पूरी तरीके से बंद कर दिए हैं। माना जा रहा है कि कंपनियों की मौजूदगी बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों को जन्म देगी और ब्रिटिश सरकार फिलहाल यही संदेश देना भी चाहती है कि वह नेतन्याहू सरकार की नीतियों से असहमत है। दरअसल ब्रिटेन और इस्राएल के रिश्ते हमेशा से ही सामरिक सहयोग पर टिके रहे हैं। दोनों देशों के बीच रक्षा, खुफिया जानकारी साझा करने और तकनीकी सहयोग की गहरी परंपरा है। लेकिन जुलाई 2025 में जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने सितंबर तक फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा कर डाली, तभी से संबंधों में तल्खी बढ़ गई। इस्राएल ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए चेतावनी दे दी कि वह ब्रिटेन के साथ रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर पुनर्विचार करेगा। ब्रिटेन का यह नया कदम सम्मेलन से इस्राएली अधिकारियों को बाहर करना दरअसल उसी तल्खी की अगली पीढ़ी है। द टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू सरकार इस समय ब्रिटेन को जवाब देने की कई विकल्पों पर विचार करने लगी है। इनमें कूटनीतिक विरोध से लेकर रक्षा अनुबंधों की समीक्षा तक शामिल हो सकते हैं। विश्लेषकों का मानना है कि फिलिस्तीन को मान्यता देने के फैसले और अब रक्षा सम्मेलन से इस्राएली अधिकारियों की गैर मौजूदगी, ये दोनों घटनाएं भविष्य में इस्राएल यूके संबंधों पर गहरी छाप छोड़ सकती हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक सम्मेलन से जुड़ा मामला नहीं, बल्कि इससे उस सामरिक विश्वास को झटका लग सकता है जिस पर अब तक दोनों देशों की साझेदारी टिकी रही है। यानी गजा युद्ध का असर अब सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि यूरोप की बड़ी ताकतें भी इसके आधार पर अपनी विदेश और रक्षा नीति में बदलाव कर रही हैं और इस बदलाव की सीधी मार इस्राएल और प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर पड़ने लगी है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि इस्राएल इस कदम से आगे कैसे निपटेगा और ब्रिटेन क्या अपनी रणनीति में सफल हो पाएगा या फिर नहीं। इस रिपोर्ट में बहरहाल इतना ही। इजराइल और ईरान के बीच 12 दिनों तक जबरदस्त जंग चली। इस जंग के दौरान इजराइल ने ईरान के मुख्य स्थलों को चुन चुनकर टारगेट और निशाना बनाया। जिस तरह से इजराइल ने ईरान पर हमले किए, उससे ईरान शुरू से ही ये मानकर चल रहा था कि कोई ना कोई तो है जिसने इन हमलों के लिए इजराइल की अंदर खाने मदद की है, लेकिन ये नहीं पता चल पा रहा था कि आखिर वो कौन है। इजराइल की मदद कर रहा है वो कौन है,